गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट क्लास में हमने एस ब्लॉक अपना कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, हमने एस ब्लॉक की बात करी थी, हमने हाइड्रोजन की बात करी थी, तो दोनों ही चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। मैं तुम्हें वापस से बोल रहा हूँ, रूटीनली डेली की डेली पढ़ो। मतलब क्लास के अंदर मुश्किल से 12 या 13 बच्चे आ रहे थे, बट बाद में तुम्हें फ़र्क पता चलेगा। जितने भी टॉपर्स अगर उनको उठा के देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा इनऑर्गेनिक कुछ करा ही नहीं है उन लोगों ने। ठीक है, तुम्हें लगता है कि लास्ट 1-2 दिन में कर लोगे, लास्ट 1 मंथ में खुद से पढ़ लोगे या ऑनलाइन पढ़ लोगे, पॉसिबिलिटी नहीं है बेटा। तो क्लास रेगुलर अटेंड रहना थोड़ा ट्राई करो। ठीक है, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में भी अपने 6 फैमिली बेटा रहेंगी इसमें। जैसे हमने बोला, पहला बोरॉन फैमिली है, ठीक है, फिर कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन फैमिली है, हेलोजन है, और अपने पास नोबल, जो नोबल ग्रुप है ये भी है, जीरो ग्रुप, नोबल फैमिली या इनर्ट गैस। ठीक है, ये इंडिविजुअल चैप्टर्स हैं बेटा। जैसे अगर मैं बोरॉन की बात करूँ, बोरॉन इंडिविजुअल चैप्टर आ जाएगा, कार्बन अपना आ जाएगा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। अब इसमें जो सबसे लेंथी चैप्टर है वो है बेटा नाइट्रोजन। ठीक है, जो सबसे लेंथी चैप्टर है वो नाइट्रोजन है। तो सबसे पहले हम नाइट्रोजन को कवर करेंगे। ठीक है, उसके बाद बाकी चैप्टर्स पे काम करना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, नाइट्रोजन को पढ़ने से पहले तो मैं एक छोटी सी बेसिक सी बात बता देता हूँ। मैं एक टर्म आता है इसमें, इनर्ट पेयर इफेक्ट, या ऑक्सीडेशन नंबर के टाइम पे तुमसे पूछा जाएगा इनर्ट पेयर इफेक्ट के बारे में। ठीक है, सबसे पहले आज स्टार्ट कर रहे हैं अपन नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली कौन कौन से एलिमेंट्स नाइट्रोजन फैमिली के अंदर कंसिडर किए जाते हैं? ट्वेल्थ में आते आते अब तुम्हें पीरियोडिक टेबल तो लर्न होगी। नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मथ है, ये सभी किसके अंदर कंसिडर किए जाते हैं बेटा? नाइट्रोजन फैमिली के अंदर। और नाइट्रोजन फैमिली का जो दूसरा नाम होता है, इसको बोलते हैं निकोजन फैमिली। निकोजन फैमिली, ठीक है। निकोजन का मतलब होता है सफोकेटिंग। सफोकेटिंग टाइप जो है उसको हम क्या बोलते हैं? निकोजन के अंदर कंसिडर करते हैं। तो नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी और बिस्मथ है, ये सभी क्या है बेटा? नाइट्रोजन फैमिली के अंदर कंसिडर किए जाते हैं। क्लियर है इतनी बात? अगर एटॉमिक नंबर की बात करें, जनरल सी बात है, एटॉमिक नंबर सभी बच्चों को पता है, इनके सभी के एटॉमिक नंबर। जैसे हमने नाइट्रोजन की बात करी 7 है, फॉस्फोरस का उसके बाद नेक्स्ट रहेगा तुम्हारा 14 रहेगा। ठीक है, इस तरीके से जो नाइट्रोजन फैमिली के अंदर, सॉरी पी ब्लॉक के अंदर हम अपना नाइट्रोजन फैमिली स्टार्ट कर रहे हैं। पहली चीज़ तो ये एलिमेंट्स कंसिडर किए जाते हैं, और बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन कि इसको हम क्या बोल रहे हैं? निकोजन। निकोजन का मतलब होता है सफोकेटिंग। ठीक है, अब आती है बेटा इसकी कुछ जनरल प्रॉपर्टी। जनरल प्रॉपर्टी के अंदर अगर मैं बात करूं, सबसे पहले आती है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, या फिजिकल स्टेट या नॉन मेटेलिक स्टेट अगर मैं बोलूं। ठीक है, इसको हटा देता हूं। सबसे पहली हेडिंग डालना है यहाँ पे, सबसे फर्स्ट हेडिंग डालना है यहाँ पे, जनरल कैरेक्टरिस्टिक के अंदर फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी या फिजिकल नेचर। मैंने बोला नाइट्रोजन हमारे पास है, फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है और बिस्मथ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या बोल रहे हैं बेटा? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। ठीक है, अब हमें पता है जब भी हम टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है बेटा? लेफ्ट टू राइट नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज। इसका मतलब टॉप टू बॉटम को नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा? डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं? टॉप टू बॉटम नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा। उसका रीजन क्या है? क्योंकि मेटेलिक कैरेक्टर क्या होने वाला है? यहाँ पे इंक्रीज होने वाला है। जैसे अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की, ठीक है, तो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस ही बेटा दो के दो क्या रहते हैं तुम्हारे? नॉन मेटल्स के अंदर कंसिडर किए जाते हैं। नॉन मेटल। ठीक है, उसके बाद आर्सेनिक और एंटीमनी की अगर मैं बात करूं तो ये होते हैं बेटा मेटलॉइड, या सेमी मेटल भी बोलते हैं इसको। ठीक है, ये होते हैं मेटलॉइड्स। और लास्ट में अगर मैं बिस्मथ देखूं तो ये होता है बेटा मेटल। ठीक है, तो अगर तुम देख रहे होगे नॉन मेटल से कहाँ जा रहे हैं? मेटल की ओर जा रहे हैं। तो टॉप टू बॉटम जब भी मूव करेंगे तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा? डिक्रीज होगा। इसमें लिख सकते हो व्हेन मूविंग डाउन द ग्रुप, व्हेन मूविंग डाउन द ग्रुप, व्हेन मूविंग डाउन द ग्रुप नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेज। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी क्या आती है इसमें? अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ की, तो इसमें जो नाइट्रोजन होता है बेटा,
जो नाइट्रोजन है ये क्या होता है, तुम्हें सभी को पता है नाइट्रोजन गैस होती है, ठीक है। फॉस्फोरस ये होता है वैक्सी सॉलिड या सॉफ्ट सॉलिड होता है, वैक्सी सॉलिड। वैक्सी सॉलिड का मतलब क्या है, ये इजीली वेपराइज हो जाता है बेटा, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, सबसे पहले अगर हम नाइट्रोजन को देखेंगे तो नाइट्रोजन गैस है, उसका जैसे ही हम फॉस्फोरस की बात करते हैं तो ये वैक्सी सॉलिड होता है, मतलब सॉफ्ट सॉलिड होता है, इजीली क्या होता है वेपराइज होता है, ठीक है। और लास्ट के जो भी हैं ये सभी क्या होंगे बेटा, सॉलिड के अंदर कंसिडर किए जाएंगे। बाकी जितने भी हैं ये सब क्या होंगे तुम्हारे, ये सभी क्या हैं, ये सब आते हैं सॉलिड में। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि सबसे तेज़ी से कौन वेपराइज होगा, तो हमें पता है कौन होने वाला है यहाँ पे। अगर तुमसे पूछ लिया इन चारों में सबसे तेज़ी से कौन वेपराइज होगा, तो हमें पता है कि जो फॉस्फोरस है सॉलिड तो है बट क्या है, वैक्सी सॉलिड है, एकदम सॉफ्ट सॉलिड है, तो सबसे पहले कौन वेपराइज होने वाला है, फॉस्फोरस यहाँ पे इजीली क्या हो जाएगा वेपराइज। तो हमने क्या बोला, नाइट्रोजन गैस है, फॉस्फोरस सॉलिड नहीं वैक्सी सॉलिड है, उसके नीचे जितने भी आएंगे वो सबके सब क्या रहेंगे, सॉलिड रहेंगे। सभी सॉलिड्स में से फॉस्फोरस इजीली वेपराइज होगा क्योंकि एकदम क्या है वो वैक्सी सॉलिड के अंदर कंसिडर किया जाता है। क्लियर है, तो इसमें लिखना नाइट्रोजन द फर्स्ट एलिमेंट, नाइट्रोजन द फर्स्ट एलिमेंट इन अ गैस, अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो तुम, फर्स्ट एलिमेंट इन अ गैस। फॉस्फोरस इज अ वैक्सी सॉलिड, phosphorus is a soft waxy solid, however can pass readily into vapor state। readily मतलब बहुत तेजी से किस में कन्वर्ट होएगा, वेपर स्टेट में कन्वर्ट होएगा, वेपर स्टेट। the remaining elements are solid, the remaining elements are solid, द रिमेनिंग एलिमेंट्स आर सॉलिड। बाकी एलिमेंट्स किसके अंदर कंसिडर किए जा रहे हैं बेटा, सॉलिड के अंदर कंसिडर किए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है तुम्हारा, नेक्स्ट हेडिंग है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक रेडियाई, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस क्या होगी, टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस क्या हो रही है बेटा, इंक्रीज हो रही है। टॉप टू बॉटम जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस क्या होगी, इंक्रीज हो रही है। जबकि बिस्मथ में क्या लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है, तो बिस्मथ और एंटीमनी का साइज नियरली इक्वल हो जाता है। बिस्मथ और एंटीमनी का साइज क्या होगा, नियरली इक्वल। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है बेटा, ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, इसको लिख सकते हो तुम ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के अंदर लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन अपन ने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है, ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर है। अब अगर इसी में एक टर्म और मैं देखूं, आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी, देखो मैं क्या बता रहा हूं तुम्हें। सबसे पहले मैं बोल रहा हूँ ये जो पूरी फैमिली है इसको क्या बोल रहे हैं, निकोजन बोल रहे हैं, ठीक है। इसमें देख लेना, इन सभी फैमिली को क्या बोल रहे हैं, निकोजन बोल रहे हैं। नाइट्रोजन यहाँ पे क्या रहेगा, गैस, ठीक है। ये क्या रहेगा, सॉफ्ट वैक्सी सॉलिड, ठीक है। बाकी सभी क्या रहने वाले हैं, सॉलिड। एक प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी तो ये बोल रहे हैं। दूसरी प्रॉपर्टी मैं बोल रहा हूँ कि जो नाइट्रोजन है और जो फॉस्फोरस है ये दो के दो क्या है, नॉन मेटल है। आर्सेनिक और एंटीमनी किसके अंदर कंसिडर किए जाते हैं, सेमी मेटल या मेटलॉइड्स के अंदर। और बिस्मथ रहता है बेटा किसके अंदर, मेटल्स के अंदर। तो टॉप टू बॉटम मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज करेगा, नॉन मेटेलिक करेक्टर क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। दो प्रॉपर्टी होगी। तीसरी मैं बात कर रहा हूँ, अगर एटॉमिक रेडियस की बात करूँ तो टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज कर रही है बिस्मथ और एंटीमनी को छोड़ के। इन दोनों की एटॉमिक रेडियस नियरली इक्वल होगी ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। हमने ये डिस्कस कर चुके हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के अंदर। अभी नहीं आता है तो अभी आगे वापस आ जाने वाला है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी बोलूँ आयनाइजेशन एनर्जी, तो आयनाइजेशन एनर्जी पता है कि टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है, एलिमेंट का साइज बड़ा हो रहा है। जैसे अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूँ, नाइट्रोजन का साइज थोड़ा छोटा होगा, ठीक है। उसके नीचे जाएंगे तो साइज बड़ा हो जाएगा। तो आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने में जो रिक्वायर्ड एनर्जी है
मिनिमम एनर्जी जितनी रिक्वायर्ड है उसको आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। तो जैसे टॉप टू बॉटम जाएंगे एलिमेंट का साइज बढ़ेगा और इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना आसान हो जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना आसान हो रहा है इसका मतलब उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है बेटा, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या करेगी, टॉप टू बॉटम डिक्रीज होने वाली है आयनाइजेशन एनर्जी। इसके बाद बिस्मथ रहेगा तो टॉप टू बॉटम डिक्रीज होगी। यहाँ पे देख लो, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, ये इसका ट्रेंड हो जाएगा बेटा। ठीक है, नोट कर लेना, इसमें लिख लेना आयनाइजेशन एनर्जी में, व्हेन मूविंग टॉप टू बॉटम, व्हेन मूविंग टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस इंक्रीज्ड, when moving top to bottom atomic radius increased and ionization energy decreases। और ionization energy क्या होगी बेटा, डिक्रीज होगी। बिल्कुल बेसिक सी बात है, समझ आ गया, सॉलिड लिक्विड गैस। उसके बाद हमने बात करी आयनाइजेशन एनर्जी, एटॉमिक रेडियस। उसके बाद आता है एक टर्म ऑक्सीडेशन नंबर। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझना, ऑक्सीडेशन नंबर। पहली चीज़ अगर मैं बता दूं तुम्हें साइड में कि नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन फैमिली, ये -3 2 + 5 ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। जो नाइट्रोजन फैमिली है वो -3 से कहाँ तक जाएगी, +5 तक जाएगी। इतनी बात क्लियर है। अब एक टर्म समझना बेटा, देखो ये हमने पढ़ा था बचपन में। ठीक है, ये एक एटम है, ये एटम का क्या है, सेंटर वाला पार्ट है जिसको हम न्यूक्लियस बोल रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस शेल में, ये पेनल्टीमेट है, ये इनर पेनल्टीमेट और ये इलेक्ट्रॉन्स है। अब अगर नाइट्रोजन फैमिली की मैं बात करूँ या किसी भी नाइट्रोजन, तो मैं बोरॉन फैमिली से समझाता हूँ, थोड़ा ज़्यादा समझ आएगा। जैसे ये है, थोड़ा ध्यान से समझना इस बात को। इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है बेटा, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है इसका, NS2 NP1, यही है। बोरॉन फैमिली की अगर मैं बात करूं तो बोरॉन फैमिली का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, NS2 NP1। ठीक है, अच्छा इसमें मैंने लिखा है नहीं बट ये सभी को पता होगा कि इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होगा, NS2 NP3। ठीक है, तो बोरॉन फैमिली का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS2 NP1। पीछे की जितनी बातें थी भूल जाओ, मतलब तुम्हें पता ही है, बट इसमें थोड़ा सा ध्यान देना बेटा, थोड़ा कंसंट्रेट हो जाओ और ध्यान से समझना। अगर मैं बोरॉन फैमिली की बात करूं तो हमारे पास एलिमेंट है, बाबू अली गए इंडिया थैला लेके, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, पहली बात। दूसरी बात, इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है NS2 NP1, NS2 NP1। अब मैं अगर इनके ऑक्सीडेशन नंबर की बात करूं, ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब क्या है कि कोई भी एलिमेंट स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है या गेन कर रहा है। तो हमें पता है इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। तो ये क्या करता है, तीनों इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है। और कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है बेटा, +3। ठीक है, +3 शो करता है। अब अगर मैं बोरॉन की बात करूं तो बोरॉन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा बेटा वो क्या होगा, 2s2 2p1, यही होगा। इसका क्या होगा, 3s2 3p1। ठीक है, 4s2 4p1, 5s2 5p1, 6s2 6p1, प्लस इसमें f की एंट्री हो जाती है बेटा। अगर लास्ट के एलिमेंट देखोगे इसमें f भी एंट्री कर जाता है। कौन सा f, n-2f। ठीक है, n-2f। अब मैं इसमें क्या बोल रहा हूं कि हमें ये बात तो समझ आती है कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, कि इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की टेंडेंसी या गेन करने की टेंडेंसी। तो बोरॉन क्या कर रहा है, स्टेबिलिटी के लिए 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। जब उसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज करे होंगे तो वो 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ से गए होंगे बेटा, वो 3 इलेक्ट्रॉन कैसे गए होंगे, ये है 2s और ये है 2p। यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन गए होंगे और यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन गया होगा। ठीक है, बट अगर हम लास्ट में देखें, लास्ट के एलिमेंट्स में, जैसे थैलियम की मैं बात करूं तो थैलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, NS2 NP1। ठीक है, बट उसमें f भी रहता है। कौन सा f रहता है, n-2f, मतलब 4f की एंट्री भी हो जाती है यहाँ पे। अब इससे फ़र्क क्या पड़ता है, इससे फ़र्क क्या पड़ता है, हमने एक बार देखा था, मैं वापस से बताता हूँ। ये एक एटम है, ठीक है, ये एटम क्या कर रहा है बेटा, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, जब वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा तो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेंगे, ये बात हमें पता है। जब वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को ये अट्रैक्ट करेगा तो बाकी इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, इसको रिपेल कर रहे हैं।
अगर ये S या P का इलेक्ट्रॉन रहेगा तो इफेक्टिवली रिपेल करेगा, शील्डिंग इफेक्टिवली रहेगी, एक स्ट्रॉन्ग शील्डिंग करेगा। बट अगर यहाँ D या F के इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहे, अगर यहाँ D या F के इलेक्ट्रॉन रहे तो शील्डिंग क्या होगी, पुअर होगी, और ये अट्रैक्शन क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ जाएगा। अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। नीचे के एलिमेंट्स में यही होता है, जो नीचे के एलिमेंट्स हैं इसमें यही होने वाला है। जो पेनल्टीमेट के इलेक्ट्रॉन्स हैं वहाँ पे एंट्री हो जाती है किसकी, F ऑर्बिटल की, तो उसके कारण क्या होता है बेटा, अट्रैक्शन बढ़ जाता है। यहाँ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स हैं, बट जो ये इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है ये किसका रहेगा, F या D का। इससे क्या होगी, शील्डिंग पुअर होगी, शील्डिंग पुअर होगी तो ये अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, ठीक है, साइज छोटा हो जाएगा, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, इसका साइज छोटा हो जाएगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इसको बोलते हैं, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण। अब क्या करेगा, यहाँ पे अगर हम देखेंगे हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से पड़े हैं। हमने क्या बोला, ये NS है, ये NP है, NS और NP, ठीक है, NS और NP। तो न्यूक्लियस से ये S वाले बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, बहुत ज़्यादा टाइटली बॉन्डेड है। P भी बॉन्डेड है लेकिन S ज़्यादा टाइटली बॉन्डेड रहेगा क्योंकि S ज़्यादा क्लोज रहता है। अगर मैं बात करूँ 2S और 2P की तो न्यूक्लियस से कौन ज़्यादा टाइटली होल्ड होगा, 2S। अगर मैं बात करूँ 6S और 6P के तो कौन ज़्यादा टाइटली होल्ड होगा, 6S, ठीक है। तो ये साइज छोटा होने के कारण, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण न्यूक्लियस का अपने 6S के इलेक्ट्रॉन्स पे होल्ड बढ़ जाता है, और इतना होल्ड बढ़ता है कि ये इन इलेक्ट्रॉन को एक्साइट ही नहीं होने देता है, ठीक है, एक्साइट नहीं होने देता है मतलब लूज ही नहीं होने देता है। तो थैलियम के केस में ये दो इलेक्ट्रॉन लूज ही नहीं होते हैं बेटा। क्यों, क्योंकि इसका क्या हो जाता है, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स का होल्ड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इन इलेक्ट्रॉन्स पे, तो ये लूज ही नहीं होते हैं। तो केवल एक इलेक्ट्रॉन लूज होगा, और एक इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +1। समझ पाए क्या बोल रहा हूँ, समझ आया बेटे क्या बोल रहा था मैं। वापस देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जैसे हमने बात करी थी बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम की, तो NS2NP1 यहाँ पे भी सेम था, NS2NP1, ठीक है। बट मैं बोल रहा हूँ जो थैलियम वाले एलिमेंट है, जो थैलियम एलिमेंट है उसमें ये 2NS2, इस पे न्यूक्लियस का होल्ड बहुत ज़्यादा हो जाता है। NS2 के इलेक्ट्रॉन्स पे न्यूक्लियस का होल्ड इतना ज़्यादा हो जाता है कि ये इसको लूज ही नहीं होने देते हैं बेटा। और अगर इलेक्ट्रॉन लूज ही नहीं होगा तो क्या ऑक्सीडेशन नंबर +3 आएगा, नहीं आएगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, केवल +1, ठीक है। और इसको बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट का मतलब क्या है कि ये जो NS के इलेक्ट्रॉन है ये इनर्ट हो गए, अब ये केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। किसके, थैलियम के। ऊपर ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि बेटा ऊपर लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन काम ही नहीं कर रहा था। तो हम क्या बोलेंगे, जो एलिमेंट ऊपर, ये बात समझ आ गई पहली चीज़ कि जो टॉप के एलिमेंट है +3 है, जबकि जो थैलियम एलिमेंट है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि NS के इलेक्ट्रॉन्स पे होल्ड बढ़ गया है न्यूक्लियस का। क्यों बढ़ गया है, क्योंकि यहाँ पे पुअर शील्डिंग थी, इफेक्ट जेड इफेक्ट बढ़ गया था, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या बोल रहे हैं, जो लैंथेनम है, सॉरी जो थैलियम है, थैलियम का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +1, जबकि बोरॉन का क्या होगा, +3। अब इसको एक बार पूरा डिटेल में देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो ये पूरी कहानी किसकी बात कर रहे हैं हम, इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। अब समझना इसको बेटा। पहली चीज, जो इनर्ट पेयर इफेक्ट है वो केवल और केवल P ब्लॉक के एलिमेंट्स में देखने को मिलता है, पहली बात। दूसरी बात, कौन कौन से फैमिली में, बोरॉन में, कार्बन में, नाइट्रोजन में, केवल इन्हीं में देखने को मिलेगा। कौन, इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर का मतलब क्या है, वो इनर्ट कर रहा है S के इलेक्ट्रॉन्स को, लूज होने नहीं दे रहा है। तो अगर लूज नहीं होने देगा तो वो ऑक्सीडेशन नंबर में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो यहां देखो ये कॉमन प्रॉपर्टी जो बोरॉन फैमिली में भी पढ़ोगे, कार्बन में भी और नाइट्रोजन में भी, तो उसको आराम से समझ लेना। ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बोरॉन फैमिली का, वो क्या है, NS2
Np1 कितने इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में? 3। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या है इसकी? +3। इसका होता है NS2 Np2, ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? +4। इसका है NS2 Np3, यही पढ़ रहे थे नाइट्रोजन फैमिली, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे? +5। अब ध्यान देने वाली बात है, मैं कह रहा हूँ कि जो टॉप के एलिमेंट हैं वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल होते हैं। जैसे बोरॉन फैमिली है तो बोरॉन फैमिली की ऑक्सीडेशन +3 बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। और अगर तुम बॉटम में जाओगे तो बॉटम में क्या जाएगी? +1, 2 कम हो जाएगी। कार्बन की +4 है, बॉटम में जाओगी तो क्या आ जाएगी? +2। नाइट्रोजन की +3 है, +5 है, यहाँ जाओगे तो क्या हो जाएगी? +3, मतलब 2 कम हो जा रहा है। 3 1 4 2 5 3। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि जो टॉप के एलिमेंट है वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल होते हैं, जो बॉटम के एलिमेंट है वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल होते हैं। आराम से इसको अपनी लैंग्वेज में लिख लो, हिंदी में लिखना, गुजराती में लिखना, इंग्लिश में लिखना है, बट समझ आनी चाहिए बात कि जो टॉप के एलिमेंट है वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल है और जो बॉटम के एलिमेंट है वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल है। इसका एग्जाम्पल एक दिखाता हूँ तुम्हें। जैसे तुमसे पूछा गया सेकंड केस ले लेते हैं। ये सेम केस बेटा नाइट्रोजन के साथ भी चलेगा, सेम केस ही नाइट्रोजन के साथ चलेगा। मैं बोरॉन से स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि बोरॉन, कार्बन और नाइट्रोजन तीनों जगह तुम्हें क्या मिलेगा? तीनों ही फैमिली में तुम्हें इनर्ट पेयर इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो एक बार समझ लोगे तो बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसको। अब मैं ऑक्सीडेशन स्टेट करता हूँ बेटा इसकी +3 +3 +3 +3 +3 और +3, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कर लेता हूँ +1 +1 +1 +1 +1। अब पूछा जा रहा है स्टेबिलिटी बताओ। क्या पूछा गया इसमें? स्टेबिलिटी पूछी गई है। तो मैंने क्या बोला? जो टॉप के एलिमेंट हैं वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल है। तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इसकी? +3, तो ये ज़्यादा स्टेबल रहेंगे, मतलब टॉप टू बॉटम स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी। अगर बोरॉन और थैलियम में देखेंगे, बोरॉन +3 थैलियम +3, तो ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? बोरॉन, क्योंकि टॉप का एलिमेंट है और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, तो ज़्यादा स्टेबल होने वाला है बोरॉन। बट अगर मैं सेकंड केस में देखूं तो लोअर ऑक्सीडेशन ज़्यादा स्टेबल है किसकी? बॉटम के एलिमेंट्स की, तो इसका ट्रेंड हो जाएगा बेटा ये, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑर्डर, समझ आ गई बात है? दोनों ही बात समझ आ गई, देख लो। अब इसको नोट कर लो। ये समझ गए क्या बोला मैंने? ये पूरी कहानी समझ गए कि इनर्ट पेयर इफेक्ट केवल पी ब्लॉक में देखने को मिलेगा। पी ब्लॉक में भी कहाँ? बोरॉन, कार्बन और नाइट्रोजन में। क्या मतलब है इनर्ट पेयर का? मतलब जो एस के इलेक्ट्रॉन है वो इनर्ट हो जा रहे हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स को इतने टाइटली होल्ड कर रहा है, न्यूक्लियस की लूज होने ही नहीं दे रहा है, तो नीचे के जो एलिमेंट्स हैं वो एस पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे NS2 Np2 है, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन एस के वो पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे, मतलब लूज ही नहीं होंगे। तो केवल कितने इलेक्ट्रॉन लूज होंगे? 2 नीचे के पोर्शन में। यहाँ पे कितने होंगे? 3, तो +3। तो जो हायर एलिमेंट है इनका हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होगा, जबकि लोअर वालों का लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। सेम चीज़ +4 +2। अब यहाँ एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है इन दोनों से मिला के, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि SN+4 और Pb+4 इन दोनों में कौन ज़्यादा स्टेबल है? SN+4 और Pb+4 में कौन ज़्यादा स्टेबल है? तो हमें पता है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है +4, ऊपर के एलिमेंट्स, टॉप के एलिमेंट ज़्यादा स्टेबल होंगे, तो कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? SN+4। अगर यही मैं पूछ लेता SN+2 और Pb+2 इन दोनों में कौन ज़्यादा स्टेबल है, तो यहाँ पे कौन स्टेबल होता? lead+2 ज़्यादा स्टेबल होता। तो ये है बेटा इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। यही कहलाता है क्या? तुम्हारा इनर्ट पेयर इफेक्ट। हो गया? समझ आ गई बात है? कर लोगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है बेटा कैटेनेशन प्रॉपर्टी। कैटेनेशन का मतलब सेल्फ लिंकेज की टेंडेंसी। तो सेल्फ लिंकेज मतलब जैसे कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बना के पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तैयार कर दी कार्बन ने, ठीक है। ऐसे ही अगर हम कैटेनेशन प्रॉपर्टी देखें नाइट्रोजन फैमिली के अंदर, तो कैटेनेशन की प्रॉपर्टी होती है, बट नाइट्रोजन मैक्सिमम 3 ही इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है? बॉन्ड बना सकता है। 3 ही नाइट्रोजन से सेल्फ लिंकेज हो सकता है। समझ पाए?
मैं बोल रहा हूँ कि नाइट्रोजन फैमिली के पास भी कैटिनेशन प्रॉपर्टी है, बट 14th फैमिली के अगर कंपेयर करें, 14th फैमिली से कंपेयर करें तो बहुत कम होती है। तो नाइट्रोजन अगर कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करेगा तो मैक्सिमम कितना कर सकता है, N3 माइनस, इससे ऊपर वो कभी भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसमें लिखना कैटिनेशन प्रॉपर्टी, कैटिनेशन प्रॉपर्टी लिखो इसमें। द लाइटर एलिमेंट, द लाइटर एलिमेंट, लाइटर एलिमेंट मतलब ये टॉप के एलिमेंट्स की अगर बात करूं, द लाइटर एलिमेंट एग्जिबिट कैटिनेशन प्रॉपर्टी, द लाइटर एलिमेंट एग्जिबिट कैटिनेशन प्रॉपर्टी। but this property is much less compared to 14th family, but this property is much less compared to 14th family, मतलब 14th फैमिली से अगर कंपेयर करोगे तो ये क्या होता है बेटा, बहुत कम होता है। ठीक है, समझ आ गई बात। अब जैसे मैंने बोला N3 माइनस, ये कैटिनेशन प्रॉपर्टी है इसकी, और N3 माइनस का क्वेश्चन पूछा जाएगा नाम, तो ये नाम तुमने अभी पढ़ा होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इसको बोलते हैं अजाइड। ठीक है, एक कैटिनेशन प्रॉपर्टी और यहाँ पे शो होती है N2H4, इसको बोलते हैं हाइड्राजीन। हाइड्राजीन, ठीक है, दोनों को लिख लेना, अजाइड एंड हाइड्राजीन। AZIDE, अजाइड, ये है। समझ आ गई बात है। तो कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है नाइट्रोजन भी, बट ऐसा नहीं कि पूरा ऐसा लिंक बना देगा, ये गलत है। मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है, N3 तक। ठीक है, जबकि अगर कार्बन को तुम देखोगे, हमने किससे कंपेयर करा, 14th फैमिली से इसको कंपेयर करा है। अगर 14th फैमिली की अगर हम बात करें कार्बन की, तो कार्बन क्या कर रहा है, मिलियंस ऑफ कंपाउंड बना रहा है। जैसे तुमने देखा होगा कार्बन कार्बन के साथ मिलके, जैसे ये है, पूरी एक चेन बन गई। ठीक है, इस तरीके से पूरी एक चेन बन जाएगी, क्योंकि मेन प्रॉपर्टी ये इसकी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब स्टार्ट करते हैं हम, तो ये कैटिनेशन प्रॉपर्टी मेन टर्म है कि इतने सारे कंपाउंड हम पढ़ रहे हैं। एक टर्म आता है वहाँ पे कि मिलियंस ऑफ कंपाउंड होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, उसका एक मेन रीज़न क्या होता है, कैटिनेशन। बट अगर हम नाइट्रोजन फैमिली की बात करें, कैटिनेशन प्रॉपर्टी है, बट वो क्या रहती है बेटा, बहुत कम रहती है। ठीक है, नोट कर लेना इसको, कैटिनेशन को। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या, अजाइड है। ठीक है, अजाइड के बाद दूसरा क्या है, हाइड्रोजन। नेक्स्ट आता है बेटा तुम्हारा ऑक्साइड, ऑक्साइड्स। जो ऑक्साइड है ये होते हैं X2O3, X2O4, X2O5 टाइप के। किस टाइप के, X2O3, X मतलब क्या है, कोई भी एलिमेंट ले लेंगे हम नाइट्रोजन फैमिली का, जैसे ही है N2O3, N2O4, N2O5, तो इस टाइप के ऑक्साइड फॉर्म होते हैं। किसके साथ, नाइट्रोजन बाकी ऑक्साइड भी बनाता है, NO बनाता है, N2O भी बनाता है, बट जो जनरली जो मेन ऑक्साइड है उसके कौन कौन से हैं, X2O3, X2O4 और X2O5। इसी के अंदर हम एसिडिक करेक्टर की बात करेंगे, कहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, कहाँ डिक्रीज हो रहा है। वैसे एसिडिक करेक्टर मैंने तुम्हें एक बार बताया होगा कि एसिडिक स्ट्रेंथ जब भी हम कंपेयर करते हैं तो हमारे पास दो चीज़ें कंपेयर करने के लिए, एक ऑक्सीडेशन नंबर, दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ऑक्साइड्स में लिखना है इसके, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15, all elements of group 15 form, all elements of group 15 form X2O3, X2O4 and X2O5 type oxides। हो गया, ठीक है। अब देखना क्या बोला हमने, N2O3, N2O4 और N2O5। ठीक है, यहाँ पे ले लो P2O3,
AS2O3, इस टाइप के ऑक्साइड बन रहे हैं। ये बन जाएगा क्या, P2O4, ये बन जाएगा AS2O4, ये क्या रहेगा P2O5 और ये बनेगा AS2O5। ठीक है, P2O3 और P2O5 ये दोनों ही डायमेरिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं। अब अगर मैं पूछूं इसमें एसिडिक कैरेक्टर बताइए, एसिडिक स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करूं, एसिडिक स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करूं तो एसिडिक स्ट्रेंथ मैंने किस टर्म पे बात करी थी, एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके थी, एसिडिक स्ट्रेंथ के, ठीक है, एक तो ये था। दूसरा हम क्या बोलते हैं बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एसिडिक स्ट्रेंथ के। तो देखो अगर हम लेफ्ट टू राइट देखें, अगर लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या क्या है, N2O3, N2O4 और N2O5। ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो इसका कितना आएगा बेटा, +3, ठीक है, इसका क्या आएगा +4, इसका क्या आ रहा है +5, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं, ऑक्सीडेशन नंबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एसिडिक स्ट्रेंथ के। ऑक्सीडेशन नंबर जहाँ ज़्यादा होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो इसमें सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा बेटा, N2O5, और सबसे कम N2O3। क्लियर है, तो इसमें लिखना, पहली लाइन लिखना और इसमें लिख लेना एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर। इफ ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज्ड, इफ ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज्ड then acidic strength increases, yeah, also increased। सेकंड है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब देखो यहां देखना टॉप टू बॉटम को, N2O3, P2O3, AS2O3, अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तीनों का ही तो सभी का क्या आ रहा है +3। आराम से निकाल के देखो एक बार, एक ऑक्सीजन में -2 चार्ज होता है, क्या बोल रहा हूँ मैं, P2O3, एक ऑक्सीजन में क्या है -2 चार्ज है, तो 3 में कितना हो जाएगा -6/2 कर दो, कितना हो जाएगा +3। तो इन सभी में जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा वो क्या आ रहा है बेटा, +3 आ रहा है। बट अब क्या कंपेयर करना है तुमने, O तो तीनों में सेम है, ऑक्सीजन तीनों में सेम है, तो किसको कंपेयर करोगे, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक। टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, तो इसी के लिए क्या होगा, इसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है टॉप टू बॉटम वो भी क्या होगी, डिक्रीज होगी, वो भी क्या होगी, डिक्रीज होगी, ये भी डिक्रीज होगी। क्लियर, तो इसमें कंपेयर कर लेना है इसको, कैसे कंपेयर करोगे, पहला हमने कंपैरिजन करा N2O3, N2O4, N2O5, ठीक है। हमने क्या बोला कि व्हेन मूविंग लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट मत लिखना या डायरेक्ट लिख लेना, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज्ड, +3, +4, +5, ऑक्सीडेशन नंबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है, पहला। दूसरा पॉइंट हमने क्या लिखा, अगर ऑक्सीडेशन नंबर बराबर है, अगर ऑक्सीडेशन नंबर बराबर है फिर किससे चेक करोगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। जैसे N2O3 है, P2O3 है और AS2O3 है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तीनों का, इसका भी +3 है बेटा, इसका भी +3 है और इसका भी क्या आएगा +3, बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, नाइट्रोजन की, ठीक है। इसलिए क्या होगा, N2O3 सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक। इस तरीके के क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। तो आज इसको करो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बेटा, ठीक है, इसकी बाकी जो प्रॉपर्टी है उसके साथ। चलो बाय।